दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप को स्टडी करेंगे, राइट। इससे पहले तक हमारा 10th के लिए कोई वीडियो नहीं आया था, ये फर्स्ट वीडियो है और वीडियो को मैं हिस्ट्री से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एसएसटी में अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि बच्चों को हिस्ट्री सबसे कम समझ में आती है। सो इसीलिए हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर रख रहे हैं। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो फर्दर हम इसे आगे को फिर और सब्जेक्ट के लिए भी जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं ट्राई करूँगी कि मैं मैक्सिमम आपके वीडियोज वगैरह डाल के आप लोगों को चैप्टर्स समझा सकूँ, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, हमने इसमें बहुत सारी चीजें बोली। मैंने बोला कि नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहली बात, हम नेशन किसे कहेंगे? व्हाट इज अ नेशन? हम डेफिनेशन अगर नेशन की माने तो नेशन क्या है? नेशन इज एक ऐसी जगह है जहां पर कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि पहली बात या तो वो जहां से उनका ओरिजिन हुआ है ओरिजिनली वो सेम होंगे, उनका ओरिजिन एक जगह का हो, मैक्सिमम लोगों का ओरिजिन एक जगह का हो, उनका कल्चर मिलता जुलता हो, उनके जितने भी ट्रेडिशन है वो मिलते जुलते हों, और उससे भी बड़ी बात कि वो किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट के अंडर में रह रहे हों, किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन में, तो वो कहलाएगा एक नेशन। लाइक हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया क्या है? नेशन है। अब इंडिया का क्या है? हम अगर इंडिया की ही बात कर लेते हैं तो आर्य के ओरिजिन के साथ में ही हम सबका ओरिजिन माना गया है, तो उसी बेस पे हमने कह दिया, और हमारे एक ही गवर्नमेंट है इसलिए हमने कह दिया कि वो क्या है? एक कंट्री है, राइट। अब दूसरी चीज आती है नेशनलिज्म क्या है? नेशन तो ये हो गया। अब उससे भी बड़ी बात आ जाती है कि नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज जब कोई भी इंसान सेल्फ से ऊपर उठ के, जैसे नॉर्मली हमारी आदत होती है कि हम अपने तक, हमारा अच्छा हमारा बुरा, हम अच्छे, इस टाइप के वर्ड्स में उलझे रहते हैं। जब हम इन वर्ड से ऊपर उठ के अपने नेशन के लिए अपनी आई से उठ के वी तक में जाते हैं और उस वी में हम अपने पूरे नेशन को, बहुत एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ लेके उन सब के लिए प्यार, उन सब के लिए रिस्पेक्ट की कोई फीलिंग रखते हैं, तो दैट इज नेशनलिज्म, राइट। अब बात आती है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, फिलहाल हम यूरोप में ही जाते हैं। तो यूरोप में जो नेशनलिज्म के लिए क्यों कहा जा रहा है? देखिए, कहीं का भी है, चाहे वो इंडिया था, चाहे वो यूरोप है, कहीं पे है, कहीं के भी केस में एक बात सबसे पहले जो सबसे मेन है वो ये थी कि किसी टाइम पे हर जगह में आई वाला फील था, मैं, बस वी, हम, वी पीपल, ये टाइप का कोई वर्ड नहीं होता था। सो ऐसा ही यूरोप के साथ भी था। तो वहां पर कुछ एक ऐसे इवेंट्स हुए जिन इवेंट्स के कारण वहां पर इस आई की फीलिंग से वी की फीलिंग की ओर को एक मूवमेंट हुआ। सबसे पहली बात आती है कि जब आई की फीलिंग थी उस समय क्या अलग था, मतलब जब मैं कह रही हूँ कि नेशनलिज्म नहीं था तब क्या अलग था? तब अलग ये था कि मोनार्की, जहां पर कि मोनार्की जिन लोगों के साथ जैसा बिहेव कर रही है वो लोग उसे झेलते थे, बाकी लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यूरोप में ही किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में वहां पर पीजेंट्स के साथ में बहुत बुरा बर्ताव हो रहा हो, बहुत बुरा उनके साथ में बिहेवियर किया जा रहा हो, तो लेकिन बाकी जो भी क्लास है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, हमने 9th में भी पढ़ा था, हम 3 क्लासेस पढ़ा करते थे, उसमें क्लर्की, नोबेलिटी, अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसा ही यहाँ पर भी था कि पहले इससे किसी दूसरे के साथ में क्या हो रहा है उससे पहले तीसरे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर तक हर किसी के साथ में वहां ऐसा था, किसी के साथ कोई इंजस्टिस था, कहीं कोई इंजस्टिस था। मोनार्की थी हर जगह पे, तो मोनार्की में इंजस्टिस होना एक बहुत आम बात होती है। तो क्या वो ऐसे इवेंट्स रहे जिनके कारण हम कहते हैं कि नेशनलिज्म का स्टार्ट हुआ, राइट? क्योंकि नेशनलिज्म कभी ना कभी स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट होने की जो पहली आपकी हम कह सकते हैं झलक रही, पहला जब सबसे पहला ये आया कि हाँ इसके बाद ऐसा कुछ आ सकता है, वो थे वो सारे इवेंट जो कि हम कह सकते हैं जितने भी हमारे फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड थे वो सारे के सारे टर्म इसमें रहेंगे। तो 1789 का जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था तो इसमें क्या हुआ था? इसमें वही तो बात थी कि क्लर्की और नोबेलिटी वगैरह के ऊपर पास ज्यादा जितने भी राइट्स थे वो थे, और थर्ड स्टेट जो था वो हर ओर से हर चीज, किसी का फिर क्लर्की का हो, नोबेलिटी का हो, सबके जितने भी इंजस्टिस थे उनको सहन करता था। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उस फ्रेंच रिवोल्यूशन में यही तो हुआ था कि उस समय लोगों की डिमांड ही ये थी कि जो भी तुम्हारी मोनार्की है तुम उसे हटाओ और हम लोगों को बराबर के राइट दो। हर इंसान के लिए बिल्कुल बराबर के राइट होने चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन था, और इसी फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही कहीं ना कहीं पर ये नेशनलिज्म की फीलिंग का पहला हमको जो इंप्रेशन नजर आता है वो आया था, राइट? उसके बाद सेकंड चीज हम जो इसमें स्पेशल रहा था वो था जब नेपोलियन ने
नेपोलियन का रूल आया और नेपोलियन ने जब 1799 के अप्रॉक्स में उन्होंने एक नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की सोची। जब उन्होंने ये चीज सोचा है कि मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए जो हम लॉ के अकॉर्डिंग कहें तो लॉ के सामने हर कोई इंसान बराबर होना चाहिए, राइट। तो नेपोलियन ने जब बनाने का सोचा, ये एक दूसरा इवेंट था। थर्ड इवेंट हुआ खुद नेपोलियन ने जब नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, ठीक है। एंड फोर्थ इवेंट हो गया बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें क्या हुआ, नेपोलियन जो थे वो डिफीट हुए, उनकी हार हुई। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वर्सेल्स की एक ट्रीटी हुई थी, जिसके बाद से फिर से क्या हुआ था, एक मोनार्की को दोबारा से रीस्टैब्लिश हो गई थी मोनार्की, ठीक है। तो अब इसके बाद बर्बन डायनेस्टी उससे दोबारा से वापस आई थी। अब आता है कि नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा स्पेशल क्या था। सिंपल सी बात, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि नेपोलियन का जो नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट था उसका बहुत बड़ा रोल रहा है जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनके दिमाग में ये बात डालने की कि हाँ शायद यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हर किसी के लिए लॉ जो है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। उससे पहले तक ये कहीं से कहीं तक कहीं पर भी मतलब इसका कोई इंप्रेशन ही नहीं था, कोई नहीं जानता था इसके बारे में, राइट। तो नेपोलियन के बारे में जब हम कहते हैं कि नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा क्या स्पेशल था, तो उसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी, सबसे पहली स्पेशलिटी हम कह सकते हैं वो यही थी कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हर किसी के लिए लॉ के सामने हर किसी को बराबर कर दिया था, फिर चाहे वो क्लर्की नोबेलिटी हो या फिर वो जो हम थर्ड स्टेट कहते हैं वो हो, हर किसी के लिए रूल बिल्कुल सेम थे, राइट। सेकंड चीज उन्होंने क्या स्पेशल किया था कि जितने भी पीजेंट्स थे उन पीजेंट्स को, जितने भी आपके वो लैंड होल्डर्स होते थे उनके कब्जे से फ्री कराया था, राइट। तो जो ये वाला एक इवेंट था, क्योंकि उससे पहले तक अगर हम देखें तो जो सर्वडम कहते हैं यानी कि जो दास बनाने का या बंधुआ मजदूर बनाने की जो इनकी एक वो चला आ रहा था हमेशा से, उसको नेपोलियन ने खत्म करा था। उन्होंने सीधे से कह दिया था कि अब ना कोई इस प्रॉपर्टी का मतलब हम किसी एक इंसान को हम ये नहीं कह सकते कि क्लर्की का सब पे हक है, नहीं है, वो भी लॉ के अंडर में आएगा और उसके पास भी जितनी उसके नाम की जमीन है वही होगी, उतनी ही उसकी प्रॉपर्टी है, बाकी हर किसी की अपनी प्रॉपर्टी होगी, दूसरे पे कोई अपना राइट नहीं चला सकता, राइट। सेकंड चीज जो हम इसमें स्पेशल कहते हैं वो ये रहा था कि जितने भी जैसे उससे पहले तक क्या था, क्लर्की और नोबेलिटी के बारे में मैं बात करूं तो क्लर्की और नोबेलिटी के पास में जितने भी राइट्स थे उन सारे राइट्स को उनसे ले लिया गया कि अब तुम अलग नहीं हो। मीन्स अगर तुम गलत करते हो तो तुम्हारे साथ भी वही, तुम्हारे ऊपर भी वही लॉज लगेंगे जो कि एक थर्ड स्टेट के ऊपर, यानी हम कहेंगे जो भी हमारा वहां का गरीब वर्ग था उन सबके ऊपर लगते हैं, वही सेम रूल उनके ऊपर भी लगेंगे, ठीक है। दूसरी चीज और नेक्स्ट चीज इसमें स्पेशल ये थी कि उन्होंने क्या कर दिया था, जितना भी ये वाला सिस्टम था कि आप राइट टू प्रॉपर्टी, मीन्स उससे पहले केवल क्लर्की और नोबेलिटी की जो प्रॉपर्टी ये थे उसके मालिक होते थे, बाकी सबके सबको क्या माना जाता था, मजदूर माना जाता था, उसमें काम करने वाले केवल लेबर टाइप के होते थे। तो उन्होंने क्या करा, नेपोलियन ने चेंज ये कर दिया कि अब कोई एक इंसान उस प्रॉपर्टी का मेन मालिक ना होके जो भी वो थे, जितने भी पीजेंट्स थे उनको उन प्रॉपर्टीज जो भी उनकी थी उनको राइट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो एक बहुत स्पेशल चीज थी नेपोलियन के करीब भी, वो ये थी कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम चलाया वेट का। उन्होंने एक करेंसी चलाई जो नेशन वाइड पूरे के पूरे नेशन में एक ही करेंसी जो थी वो करी जाएगी, मानी जाएगी, और जितने भी मेजरमेंट के थे चाहे वो वेट के हों चाहे वो लेंथ के हों वो सारे के सारे एक सिंगल कर दिए। उससे फायदा क्या हुआ कि जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन भी थे उनको इसमें सबसे अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि एक जगह उनका हर पूरे वो नेशन में कहीं भी घूमे उनको अपना जितना भी ट्रेड करना है उसके लिए उनको एक यूनिफॉर्म रूल मिल जा रहा है, राइट। तो इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं पर जो भी पॉपुलेशन थी उनके मन में ये बात डाल दी कि हाँ ये भी कोई मतलब हम लोगों को ऐसे रूल, हम लोगों के लिए ऐसे लॉज हो सकते हैं, हमें भी इतने अच्छे राइट्स जो है वो मिल सकते हैं। खैर जब भी उसके बाद नेपोलियन की डिफीट के बाद में, जब उसके बाद हम कहते हैं कि जितना भी इनका जब डिफीट हुआ और वर्सेल्स की ट्रीटी हुई उसके बाद से क्या हो गया कि जो नेपोलियन था उनका तो रूल चला गया, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात हमेशा के लिए रही कि नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट ने उनके लिए कुछ करा था। जो भी नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट था उसके थ्रू जितने भी उनके सिटीजन थे उनके लिए जितना भी उनका स्पेशल रहा था, राइट। अब हम इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो ये है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और उसके बाद एक नेशन का जो आइडिया है, मतलब कि मैं कहूँ एक देश होगा, एक देश के बारे में ही हम मतलब पूरा एक कंट्री होगा, ये सारी चीजें, ये सारे आइडियाज कहाँ से है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला रोल
अगेन वही रहता है, किसका रहा था कि जब भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से जो नेशनलिज्म था उसकी फीलिंग बढ़ी। फीलिंग बढ़ने का रीजन वहां पर एक और ये भी था कि उस रिवॉल्यूशन में हर जो भी क्लास थी, मतलब अब देखिए ऑब्वियस सी बात है क्लर्की नोबेलिटी कहीं पर भी इसका पार्ट नहीं रहते थे, लेकिन जो हम थर्ड स्टेट भी कहते हैं तो उसका भी अगर उन सब ने यूनाइट होकर कोई काम किया था, इसका मतलब है कि उन सबको लगा कि हाँ हम एक नेशन है, हम अकेले कुछ नहीं कर रहे, एक नेशन के रूप में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो होती है वो क्या हुआ कि जितने भी हमारे जितने उन लोगों ने जितने भी नए रूल्स आए, जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह आए, जैसे मैंने नेपोलियन आप लोगों को बता दिया, उन सब के कारण क्या हुआ कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आई सामने। मतलब कि अब हर कोई बंदा एक अपनी आइडेंटिटी ना लेके एक साथ एक पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी सामने आ रही थी, राइट। तो इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें नेशन का आइडिया कहीं ना कहीं पर उसके कारण आया था, राइट। थर्ड चीज है कि नेपोलियन के जो रिफॉर्म्स थे, ऑल्दो वो डिफीट हुए, वो मारे गए, उनका सारा रूल चला गया, लेकिन उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण लोगों को उस जो भी स्पेसिफिक पीरियड था 15-17 साल 18-20 साल का, उस पूरे जितना भी उनका पीरियड था उसमें लोगों को जो फायदे भी हुए थे उनको वो फायदे भी याद रहे। तो उसी के कारण क्या हुआ, एक ये चीज आई कि हाँ नेपोलियन ने ये अच्छा किया था और उसके कारण हमें ये फायदा हुआ था। इसी से आइडिया आया आपका क्या, एक नेशन का जो आइडिया सबसे पहले जनरेट हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि जो यूरोप में नेशनलिज्म आया उसके पीछे अब हम कहेंगे कि वो बना कैसे। अभी तक हमने कहा आइडिया कहाँ से आया, वो ठीक है नेपोलियन वगैरह से आ गया, हमने पहले इसके इवेंट भी देख लिए, उससे आ गया। अब आता है सेकंड चीज कि नेशनलिज्म बना कैसे। अब नेशनलिज्म बना कैसे, उसके लिए सबसे पहली चीज यह आती है कि उस समय की जो यूरोपियन सोसाइटी थी उनमें चल क्या रहा था, उस सोसाइटी में ऐसा क्या था, ठीक है। तो जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसके उस समय तक 3 पार्ट थे। पहले तो ओरिजिनली कहा जाए तो केवल 2 पार्ट थे, बाद में एक और पार्ट ऐड हुआ था। फिलहाल हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला पार्ट जो था उसको कहते थे एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी में कौन से आते थे, जितने भी आपके हाई क्लास लैंड ओनर्स वगैरह थे। अब क्या था, देखिए जिस समय नेपोलियन आया, नेपोलियन ने एरिस्टोक्रेसी को पूरा खत्म किया। उन्होंने ये लैंड ओनर्स की लैंड लेके जितने भी जो उसके पीजेंट्स वगैरह होते थे उन सब में बराबर, मतलब जिसका जितना हक बनता था, जितना राइट था जिसका, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको उतना दिया था। बट अगेन फिर बर्बन डायनेस्टी आई, तो बर्बन डायनेस्टी ने आके फिर से वही चीज करी थी जो पहले से चली आ रही थी, और उसी के कारण क्या हुआ, एरिस्टोक्रेसी को दोबारा से अपना जितने भी उनके पुराने राइट्स थे वो सारे मिल गए थे। तो एरिस्टोक्रेसी में कौन कौन से आते थे, जो हाई क्लास लोग थे, और उससे भी बड़ी बात ये सारे के सारे क्या थे, जो लैंड का मैक्सिमम पोर्शन था वो इन लोगों के पास था, एरिस्टोक्रेसी के पास, ठीक है। दूसरा हमारा कहें वो आता है पीजेंट्री। पीजेंट्री में क्या आते थे, जितने भी पीजेंट्स थे यानी कि जितने भी किसान वर्ग था वो सारे के सारे आते थे आपके पीजेंट्री में। अब इनका क्या है, इनको जो सोसाइटी थी उसमें बहुत नीचा समझा जाता था, पहली बात। दूसरी बात, ये लैंडलेस होते थे, मतलब जमीन पे इनका राइट नहीं था। जो बीच में इनको राइट दिया गया था वो वापस फिर से बर्बन डायनेस्टी के आने के बाद उसे छीन लिया गया था, राइट। अब अगर मैं इन दो में डिफरेंस करूं, इनमें डिफरेंस एक बहुत बड़ा ये था कि जहां पर एरिस्टोक्रेसी के पास में सबसे, मतलब वो उनके पास लैंड सबसे ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम लोग होते थे जिनको ये सारे राइट मिले होते थे, राइट। और इन लोगों के पास हर तरह के राइट होते थे, फिर चाहे वो मोनार्की के सामने अपनी बात रखने का राइट हो, वोटिंग राइट हो, वो सारे के सारे इनके पास होते थे एरिस्टोक्रेसी के पास। जबकि पीजेंट्री के पास में ये पॉपुलेशन वाइज बहुत ज्यादा थे बट इनके पास ऐसे कोई भी राइट नहीं होते। अब बात आती है कि जब हमारा नेशनलिज्म आया है यूरोप में तो उसमें स्पेशल क्या हुआ, स्पेशल हुआ था ये थर्ड न्यू मिडिल क्लास का बनना, राइट। अब ये न्यू मिडिल क्लास कौन सी थी, ये न्यू मिडिल क्लास का एक रिलेशन रहा था जो हमारी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उससे, राइट। इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ऑल्दो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे जो आगे के चैप्टर्स होंगे, बट इससे थोड़ा बहुत मैं अगर आपको बता दूं तो वहां पर क्या था, इंग्लैंड ने अपने जो कंट्री था उसमें क्या करा था, बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रीज एक साथ सेटअप करी थी सो दैट कि वहां पर वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए और जितने भी उनके कॉलोनीज हैं वहां जाके उनको वो बेचे, ठीक। तो वहां के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि लोगों में पढ़ने लिखने वाली चीज ज्यादा आई। पढ़ना लिखना जहां से शुरू हुआ तो यानी पढ़ा लिखा वर्ग पहुंचेगा, एक एजुकेटेड मास पहुंचेगा। एजुकेटेड मास हमेशा इक्वालिटी की बात करता है,
वो कभी भी एक को इनजस्टिस की बात नहीं कर सकता, लॉ को अलग अलग होने की बात नहीं कर सकता। सेम वे में यहाँ पर भी था। जो आपका न्यू मिडिल क्लास था, इसके साथ भी यही था कि ये क्या करता था, ये हमेशा बात करता था कि हर किसी के लिए रूल बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें आ कौन कौन से रहते, एजुकेटेड पीपल थे, जिसमें स्मॉल बिजनेसमैन भी आते थे, डॉक्टर्स, टीचर्स वगैरह, मतलब पढ़े लिखा वर्ग जितना भी हम कहते हैं वो सारा का सारा इसमें आता था। और इनकी स्पेशलिटी ही सबसे बड़ी ये थी कि ये क्या करते थे, ये बात करते थे लिबरलिज्म की। अब आती है बात लिबरलिज्म क्या है, नेक्स्ट वर्ड आ गया लिबरलिज्म इज, अगर हिंदी में इसे मैं कहूँ इसे कहते हैं उदारवाद। मतलब एक ऐसी सोच, एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें ये कहा जाता है कि अगर भगवान ने इंसान को बना रखा है तो इट सिंपली मीन्स कि उसने हर किसी को बराबर के राइट दे के बना रखा है। हमको कोई हक नहीं बनता किसी इंसान के राइट्स को छीन के हम उसकी राइट्स को लें। तो यही है लिबरलिज्म। तो जितने भी आपके ये हमारा न्यू मिडिल क्लास वाला वर्ग आ रहा था, जो क्लास था ये सारा का सारा इसी बात पे मानता था कि जब राइट्स है वो सबके लिए बराबर है, हर किसी के लिए बराबर हो। और यही जो आपका न्यू मिडिल क्लास था, यही सारे के सारे जितना भी हम कहते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का मेन जो सोर्स था वो यही न्यू मिडिल क्लास था, राइट। अब इसके बाद एक हमने कह दिया कि लिबरलिज्म हो गया। तो लिबरलिज्म के बिल्कुल अपोजिट एक जो फिलॉसफी थी, एक जो विचारधारा थी, वो चलती थी कंजर्वेटिज्म की। अब कंजर्वेटिज्म क्या था, देखिए लिबरलिज्म का मैंने बता दिया, कहने के सब कुछ बराबर कर दो, हर किसी को बराबर का हक दो, ये वो, ओके। कंजर्वेटिज्म इसके बिल्कुल अपोजिट था। कंजर्वेटिज्म ये कहता था कि नहीं नहीं, मोनार्की बहुत अच्छी चीज है, हमें मोनार्की के अंडर में रहना है, हमारा पुराना जितना कल्चर चला आ रहा है सब सही है। पुराना कल्चर मीन्स जो 3 स्टेट वाला इनका फॉर्मूला था वो कहते थे वो भी सही है, और जो मोनार्की कर रही है वो सब सही है, जिसके पास ज्यादा राइट, जिसके पास कम राइट, सब सही है। नेपोलियन ने जबकि बर्थ के बेस पे किसी को स्पेशल राइट्स देने को बिल्कुल खत्म किया था, लेकिन कंजर्वेटिज्म यही मानता था कि नहीं नहीं, बर्थ के बेस पे भी लोगों को अलग अलग राइट, लाइक एक क्लर्की के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उसको स्पेशल राइट वैसे ही मिल जाएंगे क्योंकि वो एक क्लर्की के घर में पैदा हुआ है। नोबेलिटी के घर में पैदा हुआ है तो वही सेम चीज नोबेलिटी के लिए रहेगी, क्योंकि वो नोबेलिटी के घर में पैदा हुआ है तो उसको हमेशा स्पेशल राइट मिलने चाहिए। तो कंजर्वेटिज्म उसका समर्थन करता था, वो उसको सपोर्ट करता था कि हाँ हाँ ठीक है, क्लर्की में हो रहा है तो क्लर्की का वो स्पेशल राइट दो, नोबेलिटी में है तो उसको स्पेशल राइट दो, ये इन सारी चीजों को सपोर्ट करता था। और साथ में इसका मानना था कि मतलब मोनार्की को एकदम पे खत्म नहीं करना चाहिए और हम एकदम पे कोई चेंज नहीं लाना चाहिए। इस टाइप की सोच जो थी वो थी आपकी कंजर्वेटिज्म की। और जो 1815 के बाद में जब बर्बन डायनेस्टी आई है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो चली है वो इसी कंजर्वेटिव्स की चली थी, क्योंकि बर्बन डायनेस्टी आई तो डायनेस्टी उन्हीं लोगों को तो सपोर्ट करती जो उनकी बात मानने को तैयार होते कंजर्वेटिव। तो इसीलिए जो बर्बन डायनेस्टी के बाद का टाइम था वो इरा था जिसमें लोगों के पास मिनिमम राइट बच गए थे। एक नॉर्मल क्लास की अगर मैं बात करूं, उनके पास कोई मतलब फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं थी। अब वो अपने मर्जी से वो कोई एक न्यूज़पेपर में कोई न्यूज नहीं छाप सकते थे, वहां पर वुमेन्स के पास कोई राइट नहीं थे, पीजेंट्स के पास, लोअर क्लास के पास कोई राइट नहीं थे। जो राइट थे वो आपके केवल 2 ही के पास, क्लर्की एंड नोबेलिटी के पास में थे, बाकी किसी के पास कोई राइट नहीं थे। कहीं ना कहीं यही वो चीजें थी जिन्होंने की क्या करा, आगे जाके जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसको सबसे ज्यादा स्प्रेड भी कराया, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि वर्सेल्स ट्रीटी के बाद तक का हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सीधे से कि अब यूनिफिकेशन होना शुरू हो रहा है। जैसे हम यूरोप का कह रहे हैं तो यूरोप में हम 2 मेन इसमें पढ़ेंगे। इसमें एक हम पढ़ने वाले हैं इटली का यूनिफिकेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी इटली के रिवोल्यूशन से, तो यूनिफिकेशन से। तो इटली के यूनिफिकेशन में क्या था, देखिए इटली का यूनिफिकेशन में अगर मैं मेन रोल कहूँ जिसने दिमाग में, वहां के लोगों के दिमाग में ये बात डाली, वो कौन था? वो था सबसे पहले काम करने वाले, वो थे गुसेप मेजिनी, ठीक है। मेजिनी एक रिवोल्यूशनरी थे, मतलब यही था, पढ़े लिखे इंसान थे, इसलिए उनकी सोच थोड़ा आगे की थी। और उनका यही मानना था कि इटली उस समय तक क्या था, इटली भी अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। कोई हिस्सा स्पेनिश लोगों ने अपने कब्जे में रख रखा है, कहीं पर कोई मोनार्की चल रही, कहीं पर कोई, हर की जगह पे अलग अलग किंगडम चल रहे, जबकि एक इटली जो यूनिफाइड इटली होना चाहिए वैसा वहां था नहीं। जबकि गुसेप मेजिनी का यही मानना था कि इटली है, इटली को अगर अपने को बनाए रखना है, इटली को अपनी हम कह सकते हैं अपनी पहचान बनाए रखनी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका यूनिफिकेशन होना चाहिए, राइट। तो गुसेप मेजिनी ने ही सबसे पहले इस बात पे जोर दिया था। और इसी के लिए वो क्योंकि उनकी ये सोच थी, इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक मतलब एक संगठन, एक ग्रुप टाइप का बनाया, उसका नाम रखा था यंग इटली, ठीक है। तो
मर्सेल्स में से इन्होंने सबसे पहले बनाया था। तो यहाँ पर जब उन्होंने यंग इटली बनाया, इसमें स्पेशलिटी ये थी कि इसमें उन्होंने कर क्या रखा था, पहली बात यंग पीपल होते थे उसमें, सारे के सारे, कोई भी मतलब ओल्ड एज का पर्सन को वो अपने ग्रुप में नहीं लेते थे, क्योंकि उनका क्या था, रिवोल्यूशनरी है, हमें दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, हमें धरना प्रदर्शन से लेके मार पीट कुछ भी करनी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए उन्हें यंग ब्लड चाहिए था। तो इसीलिए उनकी पहली शर्त थी कि हमेशा जो भी यंग इटली में ग्रुप में आता था उसको पहली बात उसका यही होता था कि वो यंग ब्लड होता था, यानी कि वो यंग एज का ही होता था। सेकंड थिंग उनका ये था कि लाइक माइंडेड पीपल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को भी अपने ग्रुप में डाल ले रहे, जिसकी सोच बिल्कुल उनकी सोच जैसी हो, सिर्फ मेजिनी की सोच जैसी हो, उसी को वो अपने ग्रुप में रखते थे। और उनके ग्रुप का एक उन्होंने कोड, कलर कोड बना रखा था, सब काले कलर के कपड़े पहनते थे सारे के सारे, जो यंग इटली के मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। अब क्योंकि वहां पर इन्होंने इतना काम कर दिया था, मींस एक ग्रुप बना दिया था, और उस समय ऑब्वियसली इटली में मोनार्की अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मोनार्की चल रही थी, इसलिए इनको क्या किया गया, इनको वहां से बाहर निकाल दिया गया, इनको एक्साइल कर दिया गया। एक्साइल मतलब देश निकाला देना, राइट। उनको एक्साइल कर दिया गया, ये कह के कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ मतलब अनसर्टेनिटी वाला कुछ वो करने वाले हैं, या यहाँ पर कुछ बुरा कर सकते हैं, ये कह के उनको वहां से बाहर कर दिया गया। अब जब ये वहां से बाहर गए तो उसके बाद भी इन्होंने ऐसा तो था नहीं कि वो चुप हो जाते, क्योंकि उन्होंने जब एक बार काम कर लिया था तो उसके बाद दोबारा भी करते ही। तो फिलहाल इन्होंने यंग इटली बनाने के बाद भी ये अपने उसमें पूरा कोशिश करते रहे कि ये इसके बाद भी कुछ करते रहे। और यंग इटली की जो इन्होंने बनाया था यंग इटली, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक दूसरा भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, दैट इज यंग यूरोप, ठीक है। सो यंग यूरोप बनाने के का इन्होंने यहाँ तक का काम किया। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप था, जो नेक्स्ट काम था, वो सारा का सारा किया था जो एक सार्डिनिया पिडमोंट, एक इनका वो था, किंगडम था, इसी इटली के एक पार्ट का एक किंगडम था सार्डिनिया पिडमोंट, वहां के चीफ मिनिस्टर थे कावूर। तो कावूर ने क्या किया, सबसे मेन काम उन्होंने किया कि इसी चीज में आगे बढ़ के कि इटली को यूनिफाइड किया जाए, उसके लिए उन्होंने ही सबसे पहले जाके क्या किया था, ऑस्ट्रिया की जो फोर्स थी उसके साथ में उन्होंने एक वॉर किया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के साथ वॉर हुआ इनका 1859 के अप्रॉक्स में, और 1859 के अप्रॉक्स में जब वो वॉर हुआ उसमें इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्स को हरा दिया। जब इन्होंने वहां की इस फोर्स को हरा दिया था, उसके बाद जाके इसमें गैरिबाल्डी, एक दूसरे उनका नाम आता है इसमें, जो कि एक इसी वॉर में उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा था, जो गैरिबाल्डी थे, उन्होंने उसके बाद जाके इनको सपोर्ट करना शुरू किया, इनके साथ में जाके उन्होंने भी वॉर करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले इन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया, और जो जितना पोर्शन ऑस्ट्रिया ने इनका कैप्चर कर रखा था उसको उन्होंने अपने उस अंडर में ले लिया, राइट। इसके बाद भी जब गैरिबाल्डी इनके सपोर्ट में आ गए तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो सिसिली किंगडम था, सिसिली किंगडम के साथ में मिलके 1861 में इन्होंने पीजेंट्स को लिया, सिसिली किंगडम की फोर्स को लिया, और अपना और गैरिबाल्डी हो गए। तो इन सब ने मिलके उसके बाद जो रेस्ट इटली का पार्ट बचा था, जिसमें कि क्या होना था, वहां पर अब इनको वॉर करना था, वहां पर के लिए इन्होंने वॉर किया, और उसके साथ में क्या हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इन्होंने जो सार्डिनिया पिडमोंट के इनके किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड को इन्होंने अपने पूरे इटली का जो किंगडम था उसका किंग जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ इसके साथ में ही इटली का जो यूनिफिकेशन था कंप्लीट हो गया। कितने में हुआ, फर्स्ट इन्होंने सबसे पहले किसको हराया था, सबसे पहले इन्होंने जो अपना ये खुद आए थे सार्डिनिया पिडमोंट से, और सार्डिनिया पिडमोंट से आके इन्होंने क्या करा था, ऑस्ट्रियन फोर्स के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया था। उसके बाद इन्होंने जो सेकंड में किया था गैरिबाल्डी के साथ मिलके, और साथ में जो सिसिली एक पार्ट था, उस सिसिली पार्ट की फोर्स के साथ में मिलके, और इन्होंने क्या किया, जितना भी पीजेंट्स थे वहां पर के, क्योंकि पीजेंट्स के साथ में बहुत बुरा बर्ताव होता था, अलग अलग जो कॉलोनियल जो भी थे कॉलोनियर्स थे, उन्होंने क्या क्या देखा था, उन्होंने इनकी हर कोई अपनी अपनी ओर से टैक्स वसूलता था, तो पीजेंट्स बड़े परेशान थे इनसे, तो इसीलिए उन्होंने भी इनका साथ दिया। और फाइनली इन्होंने क्या किया, स्पेनिश जो स्पेन के अंडर में जो एरिया था उस स्पेनिश फोर्स को भी इन्होंने भगा दिया, इटली यूनिफाइड हो गया, ठीक है। बाद आता है जर्मनी का यूनिफिकेशन, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी का केस इटली के केस से बहुत हद तक डिफरेंट था, और डिफरेंट वो इसलिए था क्योंकि वहां पर क्या था, जर्मनी के जो सबसे पहली चीज ये थी कि जर्मनी में जब नेपोलियन वाला टाइम था उस समय क्या रहा था कि जर्मनी में बहुत सारे उन्होंने क्या कर रखे थे, बहुत से एक्स्ट्रा पार्ट उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखे थे, राइट। तो
उसके बाद जब वर्सेल्स की ट्रीटी हुई तो एक्स्ट्रा पार्ट जो थे वो निकल भी गए थे, वापस ले लिए गए थे सबने अलग अलग, जिसके भी वो पार्ट थे, बट स्टिल जर्मनी के अंदर 39 स्टेट्स थे जिनमें अलग अलग किंगडम जो थे वो रूल कर रहे थे। अब इन 39 किंगडम्स में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो था प्रशा, राइट। अब प्रशा का किंगडम ऑल्दो बहुत स्ट्रांग था, वहाँ काफी अच्छी आर्मी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो कुछ बिग लैंड होल्डर्स थे, जिन्होंने मतलब ज्यादा जमीन के जो मालिक हुआ करते थे, जिन्हें जंकर्स कहते हैं, ठीक है, जंकर। तो ये जो जंकर थे इनकी बहुत ज्यादा चलती थी मोनार्की के ऊपर, राइट। तो अब ये टाइम आया जबकि जर्मनी में जितने भी थोड़े बहुत जो मिडिल क्लास हम कह रहे हैं, नियो मिडिल क्लास, ये पढ़ा लिखा वर्ग जो था, इसने स्टार्ट किया कि हमारी एक क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर पार्लियामेंट होनी चाहिए, हमसे पूछ के जो मोनार्की है उसे काम करना चाहिए, ऐसी वाली कुछ इनकी शर्तें थी। तो इन्होंने इनको लेके क्या करा, फ्रैंकफर्ट में अपनी एक पार्लियामेंट बनाई, जो एक मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए पार्लियामेंट बनाई, और इन्होंने ये प्रपोज किया कि हम जो प्रशा के किंग हैं उनको हम अपना किंग मान लेते हैं पूरे जर्मनी का, और जर्मनी को यूनिफाइड कराते हैं। बट क्योंकि जंकर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर था तो प्रशा के किंग ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं मिलूंगा, मैं तुम लोगों के साथ में नहीं आ रहा, राइट। तो उसके बाद में जर्मनी के यूनिफिकेशन का जो काम किया उसको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ जर्मनी। उनको वैसे भी नॉर्मल आयरन मैन भी कहा जाता है, और मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है। आयरन ब्लड मतलब ये माना ही नहीं जाता था कि वो इंसान हमारी तरह के थे, वो बोलते थे कि लोहे और ब्लड के ही थे ये इंसान में, और बाकी कुछ था नहीं, बहुत तेज दिमाग के बहुत वो थे ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। तो बिस्मार्क ने इस चीज का सारा वो लिया कि ठीक है अब हम जर्मनी को यूनिफाइड करेंगे। तो जर्मनी को यूनिफाइड कराने के लिए उन्होंने सबसे पहला काम किया था वो ये किया कि जितने भी अलग अलग ऐसे वाले जो मेन हम कह सकते हैं ऐसे किंगडम जो कि इस चीज को बिल्कुल बुरी तरह रिफ्यूज कर रहे थे, उन्होंने उनको सबसे पहले लेके क्या करना शुरू किया, उनको एक साथ यूनिफाई करने की कोशिश करी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले जो जितना भी उनका हम कहते हैं प्रशियन आर्मी थी, प्रशियन आर्मी ने ठीक है, जब बिस्मार्क ने ये कहा कि मैं तो यूनिफाइड कराऊंगा, तो प्रशियन आर्मी ने बिस्मार्क को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बिस्मार्क को सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो उसके बाद ये रहा कि जितने भी ब्यूरोक्रेसी भी थी, क्योंकि ऑल्दो किंग के ऊपर अभी भी प्रेशर था, बट ब्यूरोक्रेसी जितनी वहां की थी उसने भी बिस्मार्क का सपोर्ट किया और ये सोचा कि हाँ ये शायद अच्छी चीज है, क्योंकि हमारा जर्मनी जो अभी तक 39 स्टेट में अलग अलग है, हम सबका एक हो जाएगा, राइट। तो उसने ब्यूरोक्रेसी ने और जो आर्मी थी उन दोनों ने हेल्प करी बिस्मार्क की। तो इसके बाद बिस्मार्क ने 7 इयर्स तक का एक बहुत बड़ा एक वॉर चला था, 7 ईयर के लिए एक वॉर चला था। तो उस वॉर में उन्होंने क्या किया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, तीन जो अलग अलग ये कंट्री थे, इन 3 कंट्रीज के साथ में इनके लगातार वॉर हुए 7 साल तक, इन 3 कंट्रीज के साथ में, ठीक है। कौन कौन से थे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, इन 3 के साथ में इनके वॉर होते रहे। और अल्टीमेटली जब इन्होंने फ्रांस के साथ एक एक करके इन्होंने इनको हराया, एंड जब अल्टीमेटली इन्होंने फ्रांस को हराया तो उसी को हराने के साथ में जो पूरा का पूरा जर्मनी था वो उनके कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद में जब ये इन्होंने सारा का सारा कंप्लीट जीत लिया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 18 जनवरी, राइट, 18 जनवरी 1871 को इन्होंने क्या किया, जो पूरा जर्मन स्टेट था उसको जो इनके प्रिंस थे उस प्रिंस को इन्होंने पूरे जर्मन स्टेट का प्रिंस जो है वो डिक्लेयर कर दिया और पूरी जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया इस वे में, राइट। अब इसके बाद आता है ओके, हाँ, प्रिंस का नाम था प्रिंस कैसर विलियम, ओके, जो उस समय वहां पर प्रिंस थे, उनका प्रशा के जो प्रिंस थे उनको इन्होंने वो करा बना दिया पूरे जर्मनी किंगडम का, जर्मनी किंगडम का प्रिंस। इसके बाद बात आती है कि ऐसी क्या चीजें थी जिसके कारण आप देखिए, हमने कहा कि आर्मी उनके साथ आई, हमने कहा कि पीजेंट्स लोगों के साथ आए, मतलब पीजेंट्स जो थे वो इटली या जर्मनी हम दोनों जगह का एक साथ अकेले, तो कि पीजेंट्स ने साथ दिया और आर्मी ने साथ दिया, ब्यूरोक्रेसी ने साथ दिया, तो ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण इन्होंने साथ दिया। तो जब भी हम ये बात करते कि ऐसे क्या रीजन थे उन्होंने जो साथ दिया, उसमें सबसे पहला रीजन आता है कि इन्होंने जो फीमेल एलिगोरीज बनाई थी। उस समय क्या था, जब कंट्री को इकट्ठा करना था, उनको एक नेशनलिज्म की फीलिंग लानी थी, उसमें जो सबसे मेन रोल माना जाता है, सबसे पहला मेन रोल माना जाता है जो भी आपके उस समय की पेंटिंग्स वगैरह बनी उनका सबसे पहला मेन रोल, राइट।
सेकंड रोल माना जाता है जितने भी उस समय स्टोरी टेलर थे, जो वो कहानियां बना बना के लोगों को सुनाते थे, क्योंकि लोग पढ़े लिखे कम थे, वो सुन के तो समझ जाते थे लेकिन पढ़ना लिखना उन्हें आता नहीं था, राइट। स्टोरी टेलर हो गए। तीसरा, इसके बाद हम जो एक बहुत बड़ा रोल कहते हैं वो कहते हैं फोक म्यूजिक का। उस समय जो फोक म्यूजिक बहुत ज्यादा चला, वो गानों के रूप में कुछ ऐसी कविताएं लोगों को सुनाते थे जिसके कारण उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो बढ़ती थी। अब इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दो हैं वो, पहला है मरियाने एंड दूसरा है जर्मेनिया। अब बात आती है कि मरियाने एंड जर्मेनिया क्या, कौन थे, क्यों थे। मरियाने एंड जर्मेनिया दोनों जो थे ये थी फीमेल एलिगोरी, ठीक है। फीमेल एलिगोरी का मतलब है कि हम जो हमारा एक, मान लीजिए कि हमारी एक कोई कल्पना है, हमारी कोई एक हाइपोथेसिस है, हम उसको एक इमेज दे दें, वो ही है एलिगोरी। लाइक अगर मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल बताऊं तो वो है भारत माता। हम भारत माता को हमने क्या, किसी ने भारत माता को देखा है? नहीं देखा, बट हम भारत माता की जय कहते हैं, हम भारत माता का एक चित्र हम लोगों की आंखों के सामने है। तो ऐसे ही फीमेल एलिगोरी थी जो कि मरियाने एंड जर्मेनिया थी, ठीक है। अब मरियाने एंड जर्मेनिया का भी जो हम कह रहे हैं यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल रहा था। तो इनमें से हम अगर मरियाने के बारे में और तो बहुत ज्यादा, मतलब उनका कुछ बहुत ज्यादा पेंटिंग्स वगैरह इतनी बहुत ज्यादा तो नहीं मिली, थोड़ी मिली हैं, ठीक है। तो मरियाने की पेंटिंग्स जो थी वो फ्रांस के लिए वो एक बहुत, उनके जब जितना भी टाइम उनका रहा था, जब उनके यहाँ इंडिपेंडेंस की चली थी, उस समय उनके लिए बहुत ज्यादा यूनिफिकेशन वगैरह करने में और एक कंट्री बनाने में उसको उनका बड़ा रोल था। और वहाँ के सिक्कों में और हर चीज में उनका एक इमेज जो है वो छापी जाती थी। और जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी की एक फीमेल एलिगोरी थी, और जर्मेनिया को एक उनकी जो एक इमेज बना रखी थी। एक्चुअली क्या था, उससे पहले तो वो जो सोसाइटी थी उस समय महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए कोई रूल राइट वगैरह कुछ नहीं होते थे, कोई मतलब उनको बहुत ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट उस समय तक नहीं मिलती। इसीलिए शायद पेंटर्स ने एक पैटर्नल टाइप इमेज न बना के एक मैटरनल इमेज बनाई, ठीक है। मतलब फादरलैंड न कह के मदरलैंड कहा उसको, सो दैट कि लोगों के मन में एक फीमेल के लिए भी एक साथ में रिस्पेक्ट आनी शुरू हो। तो जर्मेनिया को, जब भी हम जर्मेनिया की इमेज करते हैं, क्या है, एक सर में एक क्राउन होता है जो कि किसका बना हुआ है, ओक लीव्स का बना हुआ है, क्राउन पहना हुआ है उन्होंने। तो मतलब ये दिखाना चाहते हैं, उनके हाथ में एक तलवार दिखाई गई है, पीछे से एक ट्राई कलर फ्लैग दिखाया गया है, और एक बहुत अच्छी स्माइल के साथ में आगे से टूटी हुई बेड़ियां दिखाई गई हैं। ये सारी चीजें दिखाने का मीनिंग ये था कि ये दिखाया जा रहा था कि वो एक उस देश की एलिगोरी है जो कि बहुत ज्यादा बहुत ब्रेव हैं, और वो देश के लोगों को की इमेज बता रही है, देश के लोगों की इमेज को दिखा रही है, ठीक है। तो इन दोनों मरियाने एंड जर्मेनिया का जो भी वहाँ की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रहे, या हम उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना कह के हम ये यूनिफिकेशन का जो भी टाइम था वो कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनका नेशनलिज्म का जो फीलिंग था उसके लिए इनका रोल रहा। तो ये रहे मरियाने एंड जर्मेनिया। सो अभी के लिए हमारा मेन चीज इसमें हो चुका है, जितना भी हमने क्लियर करना चाहिए था। अब इसके बाद जो हमारा अगर इनकेस अगर कोई और पॉइंट छूटा रहेगा तो हम उसको कोई अलग से लेक्चर करके कर लेंगे। ऑल्दो जब भी हमारा स्कूल रिज्यूम होगा मैं इन सारी चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, बट उस समय तक के लिए आप इससे थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर हम जब भी रिकॉर्ड करेंगे उस समय तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू रीडिंग। हैव अ नाइस डे।